Hi everyone. How's everyone doing today? I hope everyone is doing fine. So welcome to India's first video note series YouTube channel. इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो वो मिल जाएगा। So is everyone enjoying the weather? Okay, so let's begin today's topic that is pharmacodynamic. अब फार्माकोडायनेमिक हमने फार्माकोलॉजी का जब फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, देखो अगर ये कोलॉजी लिखा है इसके आगे फार्मा ऐड ऑन कर लेना, काइनेटिक डायनेमिक है तो फार्मा को ऐड कर लेना, ठीक है। ये तो यार तुम लोग इतने समझदार हो, मुझे ऐसा लगता है समझ सकते हो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। उसमें हमने पढ़ा था काइनेटिक्स के बारे में और एक हमने पढ़ा था डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। काइनेटिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काइनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज हमारी टर्न है डायनेमिक्स को डिस्कस करने की। अब डायनेमिक्स में क्या होता है, अब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जब काइनेटिक की बात कर रहे थे ना हम, तो उसमें था कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है ये हमने देखा था। बट अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है वो हमें डायनेमिक्स में पता चलता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, अब हमारी ड्रग है उसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी आएगा, राइट उसका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, साथ ही हमारा कोई भी बायोकेमिकल इफेक्ट आ सकता है। किसका? ड्रग का कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या बायोकेमिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम उसमें क्या पढ़ते हैं, अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी फार्माकोलॉजी में। हमें पता है हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर बहुत ध्यान देना है, हमें एक एक ड्रग के बारे में पढ़ना होगा, हमें एक एक एजेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, किस तरीके से वर्क करता है, वो सब हमारा कवर होता है फार्माकोडायनेमिक्स में, राइट। अब चलो फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, लेट्स मूव टू द, अब यार ये चीज़ तो आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है फेमिलियर हो ही गई होगी कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, हम नोट्स पर जाने वाले हैं, राइट। क्योंकि नोट्स पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते आपके पास एक भी रीज़न हो ये बोलो कि यार मार्क्स कम आए थे क्योंकि शायद ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सब पढ़ना है और सब कवर करना है, इसीलिए लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। तो आइए अब समझते हैं कि जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है वो हम पढ़ चुके हैं कि क्या हमारी ड्रग बॉडी के साथ करती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जिसमें हमारा बायोकेमिकल और आपका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है ड्रग का, साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें पता चलता है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फार्माकोडायनेमिक की अगर कभी भी बात होगी तो एक चीज़ समझ के रखना, हमारी ड्रग है, हमारी ड्रग जाके कैसे एक्शन शो करेगी उसका भी हमें पता चलना चाहिए। चलो पहुंच तो गई जगह पर, अब ड्रग वहाँ पहुंची, वहाँ पे रिसेप्टर है, अब वो क्या करेगी, वो रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद क्या जनरेट करेगी, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। ये सारी चीज़ें वन बाय वन होती हैं। काइनेटिक्स में हमारे 4 पिलर्स ADME थे, अब यहाँ चलो पहुँच गई, एक्टिव साइड पे पहुँच भी गई है जहाँ पे उसको एक्शन शो करना था, तो एग्जैक्टली वो कर कैसे पाएगी वो समझना है। हमारी ड्रग गई रिसेप्टर पर, रिसेप्टर से जाकर वो बाइंड हुई, बाइंड होने के बाद उसने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। बेसिकली यही एक प्रोसेस है, यही इम्पॉर्टेंट और बेसिक हमारा ड्रग का काम होता है जो हमें पढ़ना है, हमें समझना है, ऐसा समझो। अब कुछ प्रिंसिपल हैं ड्रग एक्शन के, जैसे कि स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब है कोई भी एक्टिविटी को बढ़ा देना, ठीक है, इंक्रीज कर देना किसी भी लाइक ड्रग की एक्टिविटी को, उसका एक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम का एक्टिविटी, एड्रेनलिन है, वो क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। या आप ऐसा समझिए कि एक्टिविटी किसी भी ऑर्गन की, किसी भी सिस्टम की बढ़ जाती है स्टिमुलेशन में।
डिप्रेशन में ऐसे समझिए कि एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे बार्बिट्यूरेट्स हैं, उसका काम क्या है, अगर कोई भी हाइपर एक्टिव सिचुएशन है तो वो CNS को डिप्रेस करेगा, जिससे कि कैसे डिप्रेस कर सकता है, उसको कैसे कम कर सकता है उसकी एक्टिविटी को, उसको सिडेशन कॉज करके या एनेस्थीसिया के थ्रू उसको रिलैक्स मोड में लेकर जा सकता है, वो डिप्रेशन हो गया। ये टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं कि हमारे ड्रग का एक्चुअल एक्शन किस तरीके से आता है। हमेशा ड्रग का एक्शन स्टिमुलेशन में नहीं आएगा, हमेशा ड्रग का एक्शन डिप्रेशन में नहीं आएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इरिटेशन भी होता है कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो गई या डिस्कम्फर्ट हो गया, जिसकी वजह से एक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। रिप्लेसमेंट है कि जो डेफिशिएंट है या जो जिसकी कमी है हमारी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की कमी है हमारी बॉडी में, तो उसको रिप्लेस करना बनता है। जैसे इंसुलिन का डायबिटीज़ में कम हो जाता है, या रिप्लेस हम करेंगे तभी हो पाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन जो मॉर्निंग में सबसे पहले ली जाती है दवा, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है, वरना तो काम नहीं चलेगा। साइटोटॉक्सिक एक्शन, अब साइटोटॉक्सिक्स मतलब एक ड्रग है, वो क्या करती है, स्पेसिफिक सेल को या सेलेक्टिव सेल को, मतलब वो देखकर मारती है। एक होता है ना टारगेट करना, सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है कि वो स्पेसिफिक सेल को टारगेट करके यूज़ करते हैं कि हाँ भाई ठीक है चलो इससे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, वो आपका साइटोटॉक्सिक। अब नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये होता है कि जैसे भी कोई भी स्पेसिफिक टारगेट है, उससे हमारी ड्रग ने इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद कोई इफ़ेक्ट दिया। अब हमारी ड्रग है, उसका काम तो इफ़ेक्ट देना ही है ना कहीं, वरना तो क्या फ़ायदा उस ड्रग का। आपकी ड्रग है, ड्रग का कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा। जब वो क्या करेगी, वो आपके स्पेसिफिक टारगेट से इंटरेक्ट करेगी। किससे इंटरेक्ट करेगी, स्पेसिफिक टारगेट से। अब एंजाइम्स हैं, एंजाइम में क्या होता है, ड्रग्स में इनिबिट और एक्टिवेट एंजाइम दोनों चीज़ कर सकता है। वो लास्ट हमने एंजाइम इनिबिशन भी देखा था, एंजाइम इंडक्शन भी देखा था। इनिबिटर्स जैसे एस्प्रिन्स हैं तो वो इरिवर्सिबली कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं। एक्टिवेटर्स हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बहुत कॉमन है, नहीं है मतलब एक्टिवेटर्स, तो वो समझ में आना चाहिए कि हर जगह हर चीज़ वर्क नहीं करती। अगर इनिबिटर्स हैं तो वो इनिबिट करते हैं किसी एंजाइम को। कुछ ड्रग्स जो होती हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाती हैं, बट ऐसा कम ही केसेस, रेयर केसेस में होता है। नियोस्टिग्मिन है, वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को क्या करता है, इनिबिट कर देता है, फिर वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देता है। आयन चैनल्स हैं, आयन चैनल्स का काम क्या होता है, आपकी ड्रग है वो या तो ब्लॉक करेगी या ओपन कर देगी, दोनों में से एक चीज़ करेगी, जिससे कि जो आयन फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होने वाला है वो प्रॉपरली चल पाए। अब ट्रांसपोर्टर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं। अब ट्रांसपोर्टर्स जो है कैरियर का काम करते हैं कि ड्रग्स क्या करती हैं, कभी कभी उनको ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट भी कर देती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का काम है सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के इधर उधर लेकर जाना, मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेकर जाना। अब SSRIs हैं लाइक फ्लुक्सोटिन है, वो क्या करता है, सेरोटोनिन को इनहिबिट कर देता है, रीअपटेक हो जाता है ट्रांसपोर्टर का। मतलब कहीं ना कहीं हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका काम इनहिबिट करना भी होता है, ब्लॉक करना भी है। आप ऐसे समझिए हमारी जो भी ड्रग्स हैं वो एगोनिस्ट का काम भी कर सकती हैं, एंटागोनिस्ट का काम भी कर सकती हैं। अगर आप इन दो टर्म्स का मतलब नहीं जानते, लास्ट वीडियो में जाइए, लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वहाँ मेंशन था उस चीज़ के लिए। रिसेप्टर्स हैं तो कॉमन, जो मोस्ट कॉमन ड्रग टारगेट रहता है वो होते हैं हमारे रिसेप्टर। अब एगोनिस्ट है, देखो यहीं एगोनिस्ट की बात कर दी गई है। एगोनिस्ट का काम है एक्टिवेट करना रिसेप्टर को, एंटागोनिस्ट का काम है रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। पार्शियल एगोनिस्ट वो पार्शियली स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर्स को, बट इन्वर्स एगोनिस्ट में वो बेसल रिसेप्टर की एक्टिविटी को धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब कुछ थ्योरीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिसेप्टर्स की, कुछ थ्योरीज आई थी। उन थ्योरीज का कहना था कि हमारी ड्रग रिसेप्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। अब इन्होंने बोल तो दिया कि हमारी जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी, बाइंड करेगी और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, राइट, ये चीज़ हमें पता है, बट ये होगी कैसे, इनको समझना भी ज़रूरी है। इनकी कुछ थ्योरीज हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये जो सारी थ्योरीज मेंशन हैं, थ्योरीज के हिसाब से आपकी ऑक्यूपेंसी है, रेट
थ्योरी है, मॉडिफाइड ऑक्यूपेंसी है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। ये सारी थ्योरीज कहती हैं कि हमारी जो ड्रग है वो किस तरीके से जाके रिसेप्टर से इंटरेक्ट की, जिस तरीके से उसने रिसेप्टर से इंटरेक्शन किया उसी तरीके का एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी है। आप किसी इंसान से बात करते हो तो उसके आपके बात करने के तरीके से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो हमें समझना है। अगर आप उससे तू तड़ाक से बात करोगे, अच्छे से बात नहीं करोगे तो नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। अगर अच्छे से बात करोगे तो पॉजिटिव हेल्पिंग रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ठीक है, ये तो चलो डे टू डे लाइफ की बात है, बट हम अपने थ्योरी पे आते हैं। ऑक्यूपेंसी थ्योरी है जिसमें क्लर्क थ्योरी भी बोला जाता है कि मतलब क्या इंटेंसिटी है ड्रग के इफेक्ट की, मतलब आपका जो ड्रग का इफेक्ट है वो कितना इंटेंस हो सकता है, वो आपका प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। अब हमारी ड्रग का काम है कि रिसेप्टर को ऑक्यूपाई भी करना, तभी तो बाइंड होगा ना, तो ऑक्यूपाई करना पड़ेगा पहले। तो हमारा जो ड्रग का इफेक्ट है वो अगर इंटेंस है तो उस हिसाब से आप मान के चलिए उसने उतने ही नंबर ऑफ रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर रखा है। ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाई किया जाएगा मतलब वो ड्रग इंटेंस इफेक्ट देगी ही देगी। अब आपका मैक्सिमम या मैक्सिमल इफेक्ट है ई मैक्स, उसको अचीव करने के लिए आपके सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाइड रहते हैं। इन्होंने ऑक्यूपेंसी थ्योरी में ये बोला था कि अगर जैसे हमारी ड्रग मान के चलो, एक ड्रग है और ड्रग का क्या है, इंटेंस एक्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने इंटेंस एक्शन दिया, मतलब कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उसने क्या कर रखा है, सारे रिसेप्टर्स या मोर देन 1 2 3 या जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर को ऑक्यूपाई किया है। इसी वजह से उसका इफ़ेक्ट मैक्सिमम देखने को मिला है। लिमिटेशन ये क्या है कि पूरी तरीके से अभी तक इसको समझाया नहीं गया है। कुछ ड्रग्स होती हैं वो सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर देती हैं बट एक फुल रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाती हैं। तो हर जगह एक लिमिटेशन है, हर जगह कुछ ना कुछ कमी है। तो सेम ऑक्यूपेंसी थ्योरी में ये था। अब रेट थ्योरी है। रेट थ्योरी ये कहती है कि जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है, तो क्या रेट ऑफ एसोसिएशन है, क्या डिसोसिएशन है, उसके बेसिस पर ही एक रिस्पॉन्स आएगा, वो सजेस्ट करते हैं। अब इससे ये भी समझाया जाता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब अपने टाइम से ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि आप समझो, उन्होंने बोला कि रेट ऑफ ड्रग मतलब डिपेंड करता है उनके रिसेप्टर और ड्रग के कॉम्प्लेक्स पे। मतलब अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अच्छा है रिसेप्टर और ड्रग का, तो मतलब वहाँ से उनको एक जो रिस्पॉन्स मिलेगा या इफ़ेक्ट जो मिलेगा वो टाइम के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब उसको रिसेप्टर से ज़्यादा अच्छे से बाउंड हुआ है, इसीलिए उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब आपका मॉडिफाइड ऑक्यूपेंसी थ्योरी था। चलो ऑक्यूपेंसी थ्योरी अब देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब इसमें 2 स्टेट मॉडल भी आता है। तो उसने ये बोला था, ये प्रपोज किया था जिन्होंने निकाली थी मॉडिफाइड ऑक्यूपेंसी थ्योरी, कि 2 कॉन्फर्मेशन है, एक इनएक्टिव है और एक एक्टिव स्टेट है। तो हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि 2 फॉर्म में रिसेप्टर रहते हैं, एक इनएक्टिव होता है या इनएक्टिव साइट है या एक एक्टिव स्टेट है। तो एगोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर को स्टेबलाइज करता है उसकी एक्टिव कॉन्फर्मेशन में, एंटागोनिस्ट स्टेबलाइज नहीं करता कोई सी भी स्टेट में, चाहे वो एक्टिव स्टेट हो या इनएक्टिव स्टेट हो। और साथ ही साथ हमारे एंटागोनिस्ट ब्लॉकर्स तो होते ही हैं, वो एक्टिवेशन होने से भी रोक देते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट का काम है कि स्टेबलाइज करना किसी भी इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन को, साथ ही साथ वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी को भी कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये कहता है रिसेप्टर अपनी कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। वो कैसे चेंज करते हैं, वो बाइंड करके, जैसे ही ड्रग से बाइंड होगा वो अपनी कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हैं। वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल काइंड। आपने लॉक एंड की मॉडल के बारे में अगर सुना हो कि अगर बी टाइप की ताला है, लॉक है, तो उसमें बी टाइप की ही की लगेगी। ऐसा नहीं है आप उसमें ए टाइप की की लगा दो, जो लॉक है वही की वहाँ सेट होती है। तो इसी तरीके से
इंड्यूस्ड फिट थियरी में ये एक्सप्लेन किया गया था कि हमारी ड्रग बाइंड कैसे करती है एक्टिवेट करने के लिए और कैसे इनिबिट करती है जब वो रिसेप्टर से, मतलब दोनों चीज़ें समझाई गई थी। हमारी ड्रग बाइंड होगी रिसेप्टर से तो उसकी वजह से क्या एक्टिवेट होगा और क्या इनिबिट होगा, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। अब रिसेप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या ऐसा समझिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना इसको, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। रिसेप्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अब रिसेप्टर्स हैं, सारा काम तो रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा है। ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो इम्पॉर्टेंट तो हो गया ना ये। अब रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स को हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर या सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे आपका कोई भी रिसेप्टर है, वो आपका आयनिक रिसेप्टर हो सकता है जिसको हम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी बोलते हैं, ठीक है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। देन आपका नेक्स्ट है GPCR, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स बोल सकते हो, या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आपको मोस्टली, ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपको GPCR या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। फिर रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। देन आपका इंट्रासेलुलर, जिसको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कितना टाइम लगता है इनके रिस्पॉन्स में, और साथ ही साथ क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स के लिए ये पढ़ना हमें ज़रूरी है। जैसे ये आपके जीपेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना टाइम, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग कि जीपेट में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जिसको रिस्पॉन्स जनरेट करने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें जैसे आप क्या लिख कर आओगे, सबसे पहले अपना आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर या लाइगेंड गेटेड आयन चैनल पर टिक करके आओगे, क्योंकि ये मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। ये तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज के हिसाब से बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, वो मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है या गाबा ए रिसेप्टर है। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, तो जो GPCR है हमारा या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं सेकेंड्स में। ये मिली सेकेंड्स में करता है, ये सेकेंड्स में करता है। यहाँ पे हमारे जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जैसे कि CAMP, IP3, ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स या मुस्कैर्निक रिसेप्टर्स हमारे GPCR में आ जाते हैं। अब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हैं, तो ये इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी देते हैं जिसमें मोस्टली टायरोसिन काइनेज आता है। इसका जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कुछ मिनट से आवर्स तक जा सकता है, ठीक है, वही रिस्पॉन्स की बात हुई। एग्जाम्पल आपका इंसुलिन रिसेप्टर है या EGF रिसेप्टर्स हमारे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में आते हैं। अब इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, तो वो हमारे साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में लोकेट होते हैं। इनकी पर्टिकुलर लोकेशन भी होती है, इसमें मेंशन नहीं है, बट हाँ इनकी सबकी अपनी अपनी एक लोकेशन होती है, पर्टिकुलर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये वो आगे पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है, अगर यहाँ मेंशन नहीं है। इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हमारे क्या होंगे कि ये जाके लिपिड सॉल्युबल ड्रग से बाइंड होता है। फॉर एग्जांपल आपके स्टेरॉइड्स हैं, अब इनसे बाइंड होगा, साथ ही साथ ये जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है वहाँ पे ऑल्ट्रेशन भी करते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स आपको आवर्स टू डेज में मिलता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं उनका आपको कब मिलेगा, घंटों से दिन लग सकते हैं। आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर्स हैं, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं क्योंकि उनका रिस्पॉन्स ही थोड़ा टाइम लगता है, डिलेड रिस्पॉन्स है या टाइम लेता है रिस्पॉन्स देने में। अब रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स है, आपके जो सेल्स हैं, सेल्स को डायनेमिकली, एक डायनेमिक है, फार्माकोडायनेमिक्स में हमारा डायनेमिक्स ही हमें समझना है कि किस तरीके से हमारा रेगुलेट होगा, लाइक रिसेप्टर रिस्पॉन्स देगा कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलाई के या रिस्पॉन्स में, जिससे कि होम्योस्टेसिस बना रहे, ठीक है। होम्योस्टेसिस मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। आपके जो सेल हैं वो रेगुलेट करेंगे रिसेप्टर को रिस्पॉन्स के लिए। रिस्पॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्स करेंगे, वो स्टिमुलाई के रिगार्ड में रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे जिससे कि एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे।
की मैकेनिज्म इंक्लूड करता है यहाँ पे कि हमारा जो रिसेप्टर है वो नंबर और सेंसिटिविटी के हिसाब से चेंज हो सकता है कि आपका ड्रग एक्सपोजर कैसा है। अब देखो रेगुलेशन कैसा है, यहाँ डाउन रेगुलेशन हुआ है, यहाँ अप रेगुलेशन है। मतलब अप रेगुलेशन में क्या हुआ कि हमारा जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर के नंबर या आप ऐसे समझो उसकी सेंसिटिविटी, ठीक है, दोनों ही चीज़ में कहीं ना कहीं क्या आया है, इंक्रीमेंट हुआ है, देखने को मिला कि ये बढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा अप रेगुलेशन हुआ है। क्योंकि ये कब होगा, जब आप एंटागोनिस्ट को ज़्यादा लंबे समय तक प्रोलॉन्ग यूज़ करोगे तो, या लॉस हो जाएगा किसी एंडोजिनस लाइगेंड का, जैसे आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करना बंद कर दूँ तो क्या होगा, वहाँ पे सडन अगर विड्रॉल कर लोगे, आप उसको हटा दोगे तो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। फिर डाउन रेगुलेशन में क्या होगा, वहाँ पे रिसेप्टर नंबर कम हो जाएंगे, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। वो कैसे होगा, आपका एगोनिस्ट के एगोनिस्ट के प्रेजेंस में है बहुत लंबे समय तक, मतलब एगोनिस्ट है वहाँ पे और वो उसके एक्सपोजर में बहुत लंबे टाइम तक आया है, जैसे कि सालब्यूटामॉल है। तो उससे क्या होता है, अगर जैसे ये डाउन रेगुलेशन तब देखने को मिलता है जब बहुत लंबे समय तक एगोनिस्ट की प्रेजेंस में है, देन टॉलरेंस बिल्ड हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है कि ठीक है यार, ये तो होता है ना, बच्चे ढीठ हो जाते हैं, मारते पीटते रहो उनको, ऐसे ही डाउन रेगुलेशन वो कहता है ठीक है भाई एगोनिस्ट है तो क्या हो गया, हम तो बस ऐसे ही काम करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली सालब्यूटामॉल का यूज़ करते हो जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो एक समय बाद टॉलरेंस बिल्ड हो जाता है, उसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। अब ड्रग रिसेप्टर का इंट्रैक्शन भी समझना ज़रूरी है। हमने कह तो दिया कि हमारा ड्रग है, जाएगा रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा और रिस्पॉन्स देगा, बट उनके बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई है, क्या इंट्रैक्शन हुआ है कि वो दोनों आपस में मान गए कि चल ठीक है साथ आ जाते हैं, फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो सेम वही समझना ज़रूरी है। आपका ड्रग है, उसका कुछ ना कुछ एक इफेक्ट होगा, वो आना ही है। और वो कैसे आता है, क्योंकि ड्रग का एक इंट्रैक्शन हुआ है रिसेप्टर के साथ, देन एक रिस्पॉन्स आया है। स्पेसिफिकली एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो हमारा कहाँ, या तो सेल पर पाया जाएगा, रिसेप्टर कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होंगे ना आपके, तो ऐसा मान के चलो यहाँ सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट है या सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, दोनों जगह हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ड्रग का इंट्रैक्शन होगा। अब कुछ की कंसेप्ट हमें समझने हैं। कॉन्सेप्ट में क्या समझना है, रिसेप्टर और लाइगेंड्स को समझना है। जो रिसेप्टर, अब ये मत करना, देखो ध्यान से पढ़ लो, रिसेप्टर क्या होते हैं, लाइगेंड क्या होते हैं। अब जो हमारा रिसेप्टर है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, केमिकल सिग्नल रिसीव करता है, जिसका काम है प्रोटीन मॉलिक्यूल का केमिकल सिग्नल को रिसीव करना आउटसाइड अ सेल। ठीक है, या तो सेल के बाहर से उसको क्या करना है, सिग्नल रिसीव करना है। अब लाइगेंड्स भी हैं। लाइगेंड एक मॉलिक्यूल होता है। अब लाइगेंड क्या है आपके, कुछ ना कुछ तो होगा ना। लाइगेंड और रिसेप्टर की अगर बात करें, उसने जाके लाइगेंड से बाइंड हो गया, लाइगेंड जाके रिसेप्टर से बाइंड हो गया, तो लाइगेंड हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल आप उसको ड्रग भी समझ सकते हो, लाइगेंड कैन बी योर ड्रग। ठीक है, लाइगेंड जो ड्रग भी हो सकती है, वो क्या करता है, वो रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। उसका काम क्या है, रिसेप्टर से जाके बाइंड करना। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे एफिनिटी है कि कितनी स्ट्रेंथ है ड्रग और रिसेप्टर के बीच में बाइंडिंग। वो होता है ना, हम लोग बात करते हैं यार उनके बीच की केमिस्ट्री शायद अच्छी नहीं है, तो सेम ऐसी है। एफिनिटी कैसी है, ड्रग और रिसेप्टर के बीच की एफिनिटी अगर अच्छी है तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बाइंडिंग स्ट्रेंथ अच्छी होगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिकेसी क्या है, हमारी ड्रग की एबिलिटी क्या है कि जिससे कि वो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर सके या एक्टिवेट कर सके बाइंड। अब सोचो आपकी ड्रग है, ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड हुई है, रिसेप्टर से चलो बाइंड तो हो गई, बट ड्रग के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि हमारा जो ड्रग है वो सक्षम है क्या, इसको रिसेप्टर को जो चीज़ चाहिए वो दे सकता है। तो सेम वैसा ही है कि हमारा ड्रग क्या एक्टिवेट कर पाएगा रिसेप्टर को, तो वो हमारी इंट्रिंसिक एक्टिविटी में आ जाता है, एफिकेसी में आता है।
टाइप्स होते हैं लाइगेंड्स के, वो हमारी ड्रग्स के ही टाइप हैं। ये आई डोंट थिंक आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत है। वही है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल, इन्वर्स एगोनिस्ट, ये सब पढ़ के आ चुके हो आप। नहीं पढ़ के आए हो तो वापस से जाओ, जाके पढ़ो, रिवाइज कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब जो बाइंडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बाइंड हो गई आपकी ड्रग रिसेप्टर से तो वो वापस नहीं जा सकता, मतलब कि वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो रिवर्सिबली बाइंड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे किसके थ्रू, वीक फोर्सेस रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडरविल्स है। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इरिवर्सिबली बाइंड होती हैं, वो हटती नहीं है, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। उससे क्या होगा? इरिवर्सिबल बाइंडिंग देखने को मिलेगी, राइट। अब है हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। अभी हम ऊपर रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करके आए, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब उसे वन बाय वन पढ़ेंगे कि उनसे कैसे सिग्नल प्रोड्यूस होता है। मतलब कि सिग्नल ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारी ड्रग या कोई भी हार्मोन है वो क्या करेगा, एक केमिकल सिग्नल देगा, ठीक है। अ केमिकल सिग्नल जो ट्रांसमिट होगा, आप या तो सेल के आउटसाइड बाहर से सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जाने के बाद एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये तो नॉर्मल है। अगर आपकी ड्रग जाकर कहीं ना कहीं बाइंड होती है, ठीक है, अब वो सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ बाइंड हो गई, तो क्या होगा, वहाँ से जो केमिकल सिग्नल है या अंदर भी है, दैट डजंट मैटर, मतलब डिपेंड करता है वो। अगर वो अंदर भी है तो क्या करेगा, वो एक केमिकल सिग्नल लेकर जाएगा सेल के बाहर से सेल के अंदर। सेल के अंदर जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। वो क्या करेगा, वहाँ पे एक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। इसी रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं। अब कुछ ड्रग्स होती हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू करती हैं, इनिशिएट करेंगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज। ऑलवेज रिमेंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाथवेज, देखो सिग्नलिंग पाथवेज आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई मास्टर्स के बारे में सोचता है या फर्दर स्टडीज, उसको डीप नॉलेज चाहिए, तो सिग्नलिंग पाथवेज अ गुड वे, अगर वो उसको फार्माकोलॉजी में आगे बढ़ना है तो। कुछ मेन टाइप्स रिसेप्टर्स होते हैं। मेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स में आपके जीपीसीआर, देखो वही चीज़ आ गई, जीपीसीआर आएगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, आयन चैनल जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स थे, आपके ट्रांस मेम्ब्रेन है, जैक स्टेट लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। तो ये सारे रिसेप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में यही फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर क्या, फ्यूचर ही चल रहा है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को पढ़ना ज़रूरी है, मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पर तो और ज़्यादा। अब आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, जीपीसीआर जिनको बोलते हैं, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन रहती हैं जिसमें हमारा 7 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। आपके जितने यहाँ पे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हैं, राइट, और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। ये कपल्ड होता है आपका जी प्रोटीन से। जीपीसीआर जो है ना, वो जाके जी प्रोटीन से ही बाइंड करेगा। जी प्रोटीन भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें जी क्यू आ जाएगा, जी एस आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। अब वो जीटीपी है, वो बाइंडिंग प्रोटीन है, वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आपके सेल के अंदर। जैसे लाइगेंड है, ये लाइगेंड आया, बाइंड किया और ये यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे हमारा जी प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये जीपीसीआर मतलब रिसेप्टर से निकल आया, निकल आने के बाद अपना यहाँ पहुँचा। अब क्या होगा, एगोनिस्ट है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर समझा जाए, हमारी जो एगोनिस्ट है, ड्रग है ऐसा मान के चलो, वो हमारी बाइंड हुआ रिसेप्टर से। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेल के बाहर। अब रिसेप्टर ने क्या करा, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस किए। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करने के बाद उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। कैसे एक्टिवेट किया, उसने एक्सचेंज किया जीटीपी को, जीडीपी को एक्सचेंज किया किसके, उसमें जीटीपी से। जीटीपी के लिए उसने जीडीपी को एक्सचेंज कर दिया कि चलो ठीक है जीटीपी चाहिए, जीडीपी को उड़ाओ। अब जी प्रोटीन ने डिसोसिएट हुआ। हमारा जी प्रोटीन जैसे ही डिसोसिएट हुआ, वो किस में बना, अल्फा सब यूनिट्स फॉर्म करी उसने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और बीटा
गामा सब यूनिट्स फॉर्म करी उसने, ठीक है, 2 सब यूनिट्स फॉर्म हुई। हमारा जो जी प्रोटीन था, जी प्रोटीन डिसोसिएट होने के बाद 2 फॉर्म में गया, डिसोसिएट होके सब यूनिट्स बनाई अल्फा बीटा गामा। अब ये बन गया। अब इन यूनिट से आपके टारगेटेड प्रोटीन्स को यूज़ किया जाएगा, मतलब कि टारगेटेड प्रोटीन के थ्रू ही ये क्या होगा, रेगुलेशन होना शुरू होगा। आइए देखते हैं कैसे। अब आपका जैसे एडेनाइल साइक्लेज है, तो ये क्या करेगा, सीएमपी को बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अब आपका फॉस्फोलाइपेज सी है, फॉस्फोलाइपेज सी का काम है IP3 को प्रोड्यूस करना, DAG को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब देन क्या होगा, फिर आपके आयन चैनल्स पर पहुंच जाएगा। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, अब सेकेंडरी मैसेंजर्स की हमने CMP, IP3, DAG की बात कर दी। अब कुछ तो काम होता होगा। CMP का काम है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना, प्रोटीन काइनेज A जो है उसको एक्टिवेट करता है। IP3 का काम है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करना, मतलब कैल्शियम आयंस को इंक्रीज कर देना। DAG का काम है प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करना, मतलब इनका सबका सेकेंडरी मैसेंजर्स का काम होता ही होता है। CMP प्रोटीन काइनेज A को इंक्रीज एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज C को DAG करेगा, और ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। अब रिस्पॉन्स टाइम जो हमने देखा था, जो आयन था उसमें मिली सेकेंड्स लगते थे, लाइगेंड गेटेड चैनल आयंस में जो था हमारा रिसेप्टर, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो कुछ सेकेंड से मिनट्स में जा सकता है, ठीक है, राइट। अब एग्जाम्पल आपके बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जो CMP को बढ़ाते हैं, मस्कैर्निक M2 रिसेप्टर हैं जो CMP को कम करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर हैं, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे GPCR रिसेप्टर्स के। देन आपका आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, ये ऐसा इसका रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, ये याद रखना। अब इसमें मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन आती हैं जिसमें सेंट्रल आयन पोर है, राइट। अब ये ओपन खुलता भी है, क्लोज भी होता है, किसके रिस्पॉन्स में, लाइगेंड बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में, मतलब हमारे लाइगेंड ड्रग भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये ओपन और क्लोज होता है। अब मैकेनिज्म क्या है कि आपका जो लाइगेंड है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, अब बाइंड करने के बाद आयन चैनल ओपन हो जाएगा। स्पेसिफिक आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, तो ये क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब लाइगेंड बाइंड हुआ, रिसेप्टर से बाइंड होकर यहाँ आयन चैनल खुल गया, और यहाँ से क्या होगा, आपके सोडियम भी, कैल्शियम भी, आपका पोटेशियम भी या क्लोराइड भी, तो ये इस तरीके से मूव करते हैं वन साइड टू अनदर साइड या अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेंगे। फिर वहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा, या फिर आपका जो आयन कंसंट्रेशन है वो ट्रिगर करेगा सेलुलर इफेक्ट को, उसको करना ही करना है। फिर रिस्पॉन्स टाइम आपका इसका मिली सेकेंड, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स आता है इसका। एग्जाम्पल में आपके निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हैं, सोडियम इन्फ्लक्स डीपोलराइजेशन है, आपका गाबा ए रिसेप्टर में क्लोराइड इन्फ्लक्स हाइपर पोलराइजेशन है, NMDA रिसेप्टर है तो कैल्शियम इन्फ्लक्स है, ठीक है, ये हमारा लाइगेंड गेटेड चैनल है। रिसेप्टर्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक में होता है वो रिसेप्टर जिनमें इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब काइनेज एक्टिविटी मोस्टली देखने को मिलती है, और जो कॉमन टाइप के आएंगे आपके वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आएगा। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज स्ट्रक्चर जो रहेगा उसका सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रहती है और एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग साइट रहती प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर आपका टायरोसिन काइनेज डोमेन है। अब मैकेनिज्म क्या है, वही लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर डाइमरीज होगा और ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा हमारे टायरोसिन रेजिड्यूज का। अब फिर रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन चलेगा किसका, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स का। देन एक्टिवेशन होगा सिग्नलिंग पाथवेज का, यहाँ पे एक्टिवेशन होना ज़रूरी है। एक्टिवेशन में सिग्नलिंग पाथवेज में आपके MAMP काइनेज आ जाएगा, काइनेज पाथवे है, PI3K AKT
पाथवे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवेज हैं जो आगे चल के एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत डीप में चला जाएगा, ये थोड़ा सा सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पर चला जाएगा। रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है ट्रांसमेम्ब्रेन का, ये आपका मिनट्स टू आवर्स लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स आ जाते हैं। अब हमने ट्रांसमेम्ब्रेन जैक-स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर की बात की थी। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी नहीं होती। क्या नहीं होती? इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी लैक करते हैं ये। बट फिर भी क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से एसोसिएट कर जाते हैं। एसोसिएट करने के स्पेसिफिकली आपका जो जेनस काइनेसिस है, जैक जिसको हम बोल रहे हैं अभी तक, तो वो है हमारा जेनस काइनेसिस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, तो वहाँ पे कोई भी एंजाइमेटिक डोमेन नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, कोई भी आपकी देखा जाए तो नहीं प्रेजेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, जैक-स्टेट, यहाँ पे साइटोकाइन आया। अब लाइगेंड जो है साइटोकाइन आपका बाइंड हुआ रिसेप्टर से, रिसेप्टर डीमिनराइज हुआ, फिर एसोसिएट किया उसने जेनस काइनेज से, उसने एक्टिवेट कर दिया, वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट से फॉस्फोराइलेट रिसेप्टर टायरोसिन किया, देन स्टैट प्रोटीन, ये आपके प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स जो क्या करेंगे, वो फॉस्फोराइलेट करेंगे, फॉस्फोराइलेट होंगे, डीमिनराइज होंगे, ट्रांसलोकेट हो जाएंगे न्यूक्लियस पे। अब वहाँ पे जाके उसको बाइंड करेंगे डीएनए से और फिर वो करेंगे जीन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अलग तरीके से वर्क करता है हमारा जैक-स्टेट का। जैक हमारा क्या है, लाइगेंड है, सॉरी जैक हमारा एक तरीके से अब रिसेप्टर की तरह है, जिससे सबसे पहले मान के चलो आपका लाइगेंड साइटोकाइन बाइंड हुआ रिसेप्टर से, रिसेप्टर डीमिनराइज हुआ, वो एसोसिएट किया गया जैक से। अब जो जैक्स है वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद वो फॉस्फोराइलेट हुआ। ठीक है, जैक्स फॉस्फोराइलेट रिसेप्टर टायरोसिन, फिर उसके बाद स्टैट प्रोटीन जो है, जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, वो बाइंड करेगा आपका फॉस्फोटायरोसिन से। ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ना। लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर डीमिनराइज हुआ, एसोसिएट किया उसने जैक से, वो एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद वो क्या किया, स्टैट प्रोटीन्स जाके बाइंड हुआ फॉस्फोटायरोसिन से। अब फॉस्फोटायरोसिन से वो स्टैट हमारा फॉस्फोराइलेट हुआ, डीमिनराइज हुआ, ट्रांसलोकेट हो गया न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस पर गया तो वहाँ पे न्यूक्लियस में डीएनए से बाइंड हुआ, उसने जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन किया, उसको रेगुलेट किया। बट ये पूरा प्रोसेस होने में आवर्स लगते हैं, घंटे, और साथ ही साथ मे बी डेज लग सकते हैं अगर देखा जाए तो। एग्जाम्पल जैसे साइटोकिन रिसेप्टर्स हैं, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं आपके, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर हैं, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स हैं, वो आ जाते हैं हमारे सारे जैक-स्टेट में। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, तो इसमें जो रिसेप्टर्स आते हैं वो आपके सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, सेल के बाहर नहीं होते। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब वो आपके साइटोप्लाज्म में, अब इसमें क्या होता है, या तो रिसेप्टर आपके साइटोप्लाज्म में होगा या फिर जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है। अब क्या होता है यहाँ पे हमारा, अब एक चीज़ याद रखना, जब सेल के अंदर है तो मतलब वहाँ पे जो हमारा लाइगेंड होगा वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। अब ये किससे बाइंड करते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल लाइगेंड से ही बाइंड करते हैं। ये वाटर सॉल्युबल लाइगेंड से नहीं बाइंड करेंगे, ये आपके लिपिड सॉल्युबल लाइगेंड से ही बाइंड करेंगे, जिसके थ्रू वो क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, फिर आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, देन आपका ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी डोमेन है, ये 3 डोमेन्स आ जाती हैं। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग या हार्मोन है, सबसे पहले उसको डिफ्यूज होना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, मतलब उसके थ्रू उसको पास होना पड़ेगा, देन जाकर वो बाइंड करेगा आपके
जो सेल के अंदर रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ट्रांसलोकेट होना ज़रूरी है, उसको जाना पड़ेगा। वो न्यूक्लियस पर पहुंचेगा, न्यूक्लियस में आपका स्पेसिफिक डीएनए से बाइंड करेगा, सीक्वेंस बनाएगा, फिर वहाँ पे एक जीएनए ट्रांसक्रिप्शन को मॉड्यूलेट करेगा और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक नया प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। जैसे ही वो नया प्रोटीन बना, आपका एक बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसका रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो घंटों से दिनों तक पहुंच जाता है, कुछ घंटों से कुछ दिन ले सकता है, रिस्पॉन्स टाइम इतना रहेगा। एग्जाम्पल आपका स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजेंस, थायराइड हार्मोन, विटामिन डी आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है, राइट। ये था रिसेप्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब डोज जो है उसका रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है इन दोनों के बीच में, डोजिंग के बीच में, डोज के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है इनका। अब जो है इसमें हमारा जो ड्रग का इफेक्ट आया, अब ड्रग का इफेक्ट बदल सकता है डोज के हिसाब से, ये चीज़ हमें पता है, और यही चीज़ हमारी मेन या ऐसा बोलो सेंटर पॉइंट है फार्माको डायनेमिक का। अब आप ऐसा समझो, जो डोज 25 या 250 mg थी, उसका एक रिस्पॉन्स आएगा, जैसे 2 घंटे का रिस्पॉन्स आवर्स के हिसाब से मान के चलो, ड्यूरेशन के हिसाब से 250 mg हमारा 2 घंटे का रिस्पॉन्स दे रही है। वहीं पे अगर इस डोज को ज़रा सा चेंज कर दिया गया, 350 mg कर दिया गया, तो क्या ये रिस्पॉन्स बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या ड्यूरेशन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि यही डोज और रिस्पॉन्स का या ड्यूरेशन का एक तरीके से रिस्पॉन्स का चेंज है। जैसे ही आपका ड्रग का इफेक्ट चेंज हो जाएगा, अब चांसेस हैं ये शायद टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है, बट हमें देखना है 350 mg कितना रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है या 4 आवर्स का रिस्पॉन्स, ये डिपेंड करता है। तो इसको हमें समझना ज़रूरी है। कैसे समझा जाएगा? सबसे पहले तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स आता है, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स किसी भी एक इंडिविजुअल में अगर डोज को बढ़ाया जाए तो वो क्या आती है, सबसे पहली चीज़। अब उसमें क्या होगा, आपका एक कर्व है, ये थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से कुछ मैथ्स एंड ऑल इंक्लूड हो जाएगा। अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में ये है कि हमारा इंटेंसिटी जो है रिस्पॉन्स की किसी भी एक इंडिविजुअल में चेंज होगा अगर हम डोज को बढ़ाते हैं तो, राइट। अब इसका सिग्मोइडल एस शेप्ड कर्व आएगा किसी भी सेमी लॉग ग्राफ पे। अब फेज ऑफ द कर्व जो रहेगा उसमें आपका थ्रेशोल्ड जो मिनिमम डोज आएगा जिसमें मेजरेबल इफेक्ट है, कम डोज में हम मेजर कर पा रहे हैं कितना इफेक्ट शो कर रहा है। अब लीनियर लॉग फेज जो है वो इफेक्ट इंक्रीज करता है, जैसे जैसे डोज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो वो आपका लीनियर लॉग फेज हो जाएगा। अब प्लेट्यू जो होता है जहां आपका मैक्सिमम इफेक्ट आ गया, अगर मैक्सिमम इफेक्ट इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, आपने सोचा कि अब मैं इसको और डोज को बढ़ाता हूँ तो शायद और अच्छा इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। आप उसको कितना ही इंक्रीज कर दो उसके बाद वो टॉक्सिसिटी ही करेगा, इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो अपने ई मैक्स तक पहुँच चुका है, वो आपका प्लेट्यू होता है। तो ये फेजेस हैं हमारे कर्व के, जो ग्राफ में आता है ना, आपके ग्राफ में यही सारी चीज़ें आती हैं, थ्रेशोल्ड, लीनियर फेज, प्लेट्यू। ये समझना ज़रूरी है। थ्रेशोल्ड क्या होता है, सबसे पहले तो आपका दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड मिनिमम, कम से कम डोज में आपको एक मेजरेबल इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, कि आपको पता है इतना, ठीक है, इतना इफेक्ट आ गया। लीनियर लॉग फेज में क्या होगा, जैसे जैसे आप उसको प्रोपोर्शनली डोज को बढ़ाते जाओगे इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इफेक्ट बढ़ रहा है किसके, डोज के रिस्पॉन्स में, प्रोपोर्शनल है वो डोज से। ऐसा नहीं है कि डोज तो उतनी है इफेक्ट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, डोज बढ़ेगी इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब एक पॉइंट पर पहुंच के, एक होता है ना इंसान का या ह्यूमन बीइंग का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद वो आपको टॉलरेट नहीं करेगा, उसके बाद लगा देगा अच्छे से। तो वही चीज़ है, उसके बाद आप डोज को इंक्रीज भी करोगे तो भी वहाँ उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने लिमिट तक पहुँच चुका है, वो मैक्सिमम इफेक्ट उतना ही देगा। आप उसमें चाहे डोज ऐड करो या ना करो उससे कोई
फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जैसे आप किसी का पेशेंस चेक कर चुके हो अच्छे से, वो सैचुरेट हो गया है, अब वो तुमको 2-3 लगा देगा गाल पे, क्योंकि उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बढ़ गया है, अलग से पहुंच गया। आप उसको चाहे कितनी ही ज्ञान की बातें कह दो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब की टर्म्स क्या है, कुछ समझना है। जैसे ई मैक्स है तो वो मैक्सिमम अचीवेबल इफेक्ट आता है। E50 हमारा इफेक्टिव डोज प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ ई मैक्स, मतलब इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन आप मान के चलिए, तो वो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन में आ गया। मतलब आपका जो डोज है वो 50% ई मैक्स कब दे रहा है। पोटेंसी आपकी जो लोअर डोज है उसके लिए लोअर डोज पे कितना इफेक्ट आ रहा है, मतलब पोटेंट है आपकी ड्रग। अब एफिकेसी है, मैक्सिमम इफेक्ट एक ड्रग कितना ही दे सकती है, कितना अचीव किया जा सकता है, वो वहाँ से पता चलता है। अब आपका क्वांटल डोज रिस्पॉन्स है, इसमें क्या होता है, इसमें मेजर करते हैं ऑल और नन इफेक्ट, या तो पूरा आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे स्लीप डेथ है, स्लीप और डेथ, ठीक है, ये कॉमा है यहाँ, कभी स्लीप डेथ इफेक्ट देख लो क्वांटल डोज में नहीं। अक्रॉस द पॉपुलेशन देखते हैं कि आपका ED50 क्या है, TD50 क्या है और आपका LD50 क्या है, इफेक्टिव डोज या आपका टॉक्सिक डोज, ये आपका लीथल डोज, ठीक है। अब डिजायर्ड इफेक्ट जो डोज दे रही है 50% ऑफ पॉपुलेशन या पीपल में, वो आपका ED50 आ जाएगा। एक डोज सेट की गई है, 50 mg डोज सेट की गई है, उससे क्या मिल रहा है, 50% ऑफ पॉपुलेशन में इफेक्ट उतना ही सेम आ रहा है। TD50 में एक ऐसी डोज दी गई है कि भाई ये 75 पहुंची तो मतलब ये टॉक्सिक इफेक्ट देगी ही देगी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी 50%। LD50 बस लीथल डोज, ये हम मोस्टली एनिमल्स में ही देते हैं, ह्यूमंस में नहीं ट्राई कर सकते वरना तो केस हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखो LD50 सिर्फ एनिमल्स में यूज़ की जाती है कि ये सेट करने के लिए कि कितना ज़्यादा हम उसको दे सकते हैं, ठीक है, कि कितने पे मर सकता है। तो यहाँ पे डेथ कॉज होती है 50% इस पर्टिकुलर डोज पे। मतलब कि अगर जैसे मान के चलो 100 mg अगर दे दी तो मतलब 50% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा LD50 में आ जाएगा। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स है, थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे आपकी TD50 अपॉन ED50 होना चाहिए। उसके बेसिस पर आप थेराप्यूटिक इफेक्ट जो इंडेक्स है वो देख सकते हो। मतलब ड्रग सेफ्टी, कितना ड्रग सेफ है वो मेजर करने के लिए हम थेराप्यूटिक इंडेक्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ड्रग सेफ्टी और हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू सेफर ड्रग। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है मतलब वहाँ पे ड्रग सेफ्टी मेजर की जाती है कि कितना अगर दिया जाए तो ड्रग हमारी सेफ रहेगी। इसमें हम डोज को कंपेयर करते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है डोज की वो एक तरीके से देखा जाता है कि भाई हाँ कितना एक थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल सकता है। तो TI जो है आपका वो LD50 अपॉन ED50 है, उसमें बस कंपेयर करते हैं, ठीक है। डोज जैसे कंपेयर करेंगे, एक डोज है वो टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है, एक डोज ऐसी है जो थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, उसको थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं अपने थेराप्यूटिक इंडेक्स से। अब TD50 है, उससे डोज क्या कर रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है 50% ऑफ पॉपुलेशन में, और जो आपका ED50 है वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट दे रहा है 50% पॉपुलेशन में। ज़्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो मतलब सेफ है ड्रग, कम थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो मतलब सेफ्टी मार्जिन कम है, उसको ज़्यादा हमें थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जैसे आपका डिजॉक्सिन है, लिथियम है, वॉरफेरिन है। अब फिर आपको ड्रग सेफ्टी भी मेजर करनी है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। ड्रग सेफ्टी के लिए आपको थेराप्यूटिक इंडेक्स देखना ज़रूरी है। अब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ये भी पता होना चाहिए कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा आप ड्रग को एक साथ मिला रहे हो या साथ में लेकर आ रहे हो या उनका भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो ये ना हो कि वो उल्टा इफेक्ट दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर A और B को आपने कंबाइन करके AB बना तो लिया, क्या वो उतना अच्छा इफेक्ट दे रही है ड्रग या नहीं, या इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रही थी, तो वो चीज़ आता है। अब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में एक तो सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म होता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एडिटिव इफेक्ट या ट्रू सिनर्जिज्म है, एंटागोनिज्म में केमिकल एंटागोनिज्म है, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है। अब सिनर्जिज्म में क्या होता है, आपने 2 ड्रग्स ली, उनको एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट देखने को मिला वो ज़्यादा था, इंडिविजुअली उसका इफ़ेक्ट जो आता उससे अच्छा आया।
फॉर एग्जाम्पल आपका पैरासीटामोल और आपको आइबोप्रोफिन को अगर एक साथ मिलाओगे तो एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक का कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, मतलब एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेगा, मतलब एडिटिव इफेक्ट आया। वही चीज़ है ना, ए और बी को आपने कंबाइन किया, जब वो ए प्लस बी बना तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा था इंडिविजुअली ए और बी से, ठीक है। ट्रू सिनर्जिज्म ये होगा, अब जो ड्रग ए और ड्रग बी का इफेक्ट था वो ज़्यादा अच्छा था ए और बी को एक साथ मिलाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपका सल्फा मेथोक्सोल है, ट्राइमेथोप्रिम है, अब इन दोनों को इन्होंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इन्होंने एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके इफेक्ट को और अच्छा कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। एंटागोनिज्म में क्या होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग को उसके इफेक्ट को कम कर देती है। एक वो होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको लेकर ही डूबेंगे, तो ये एंटागोनिज्म का काम है कि एक ड्रग है वो कम भी करती है दूसरी ड्रग का इफेक्ट और साथ ही साथ उसका इफेक्ट ख़त्म भी कर सकती है। तो कम करेगी या ख़त्म कर देगी, ठीक है। कि वो होता है ना, तुम वो खाई में कूदेगा तो क्या तुम भी खाई में कूदोगे, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल कूदूंगा। तो सेम वही है एंटागोनिज्म का। अब टाइप ऑफ एंटागोनिज्म में आपका केमिकल एंटागोनिज्म है, ड्रग इंट्रैक्शन केमिकली होगा, जैसे चिलेशन है हैवी मेटल्स का ईडीटीए के साथ। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म में ड्रग जो है वो सेम रिसेप्टर पे जाके काम करेगी लेकिन अपोजिट इफेक्ट देगी। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में वो डिफरेंट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी लेकिन वहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसको अलग ही देना है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा समझो। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ड्रग एक्शन का मॉडिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो एज फैक्टर है। अब न्यूनेट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तो उनके जो लिवर किडनीज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इमेच्योर रहते हैं, तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन रहता है वो कम ही रहता है। फिर एल्डरली जो हैं, बड़े लोग जो होते हैं, उनका ऑर्गन फंक्शन एज के हिसाब से कम होने लगता है, तो वहाँ पे ड्रग रिस्पॉन्स भी ऑल्टर होगा ही होगा। तो ये एज फैक्टर की बात आ जाती है। फिर बॉडी वेट आता है कि डोज को एडजस्ट करना पड़ता है वेट के हिसाब से। 6 अब डिपेंड करता है मेल एंड फीमेल्स में, कुछ ड्रग्स मेल्स एंड फीमेल में डिफरेंटली काम करती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जीन्स की वजह से भी ड्रग का एक्शन चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो अगर ओरल लिया जाए या आईवी के थ्रू लिया जाए तो ऑनसेट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट यूनिट में कि किस तरीके से दोनों में चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे अफेक्ट पड़ता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर ड्रग को लेने का एक समय है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है, फिजिशियन ने, कि सुबह लेना है, तो आप उसको अगर रात में लोगे या इवनिंग में लोगे तो उसका वो जो इफ़ेक्ट है, ड्रग का एक्शन जो है वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारी जो सर्कैडियन रिदम होती है। सर्कैडियन रिदम से भी ना ड्रग का इफ़ेक्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर टॉलरेंस और रेजिस्टेंस है। अब ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ ली जाए तो उसकी टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है बॉडी में, अब रेजिस्ट होने लगते हैं, बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस डेवलप करता है। पैथोलॉजिकल स्टेट्स आ जाती हैं कि लिवर किडनी डिजीज़ में इम्पेयर्ड हो जाता है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जीआई डिसऑर्डर में एब्जॉर्प्शन में ऑल्ट्रेशन आती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में थोड़ा सा माना जाता है कि वहाँ पे प्लेसिबो इफ़ेक्ट से भी एक तरीके से ड्रग रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपके बिलीफ और एक्सपेक्टेशन से भी चीज़ें बदलती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है किसी फिजिशियन में कि उसकी दवाई काम करेगी, उसकी मेडिसिन वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपके ड्रग के एक्शन पे इफ़ेक्ट शो करता है। अगर आपने मान लिया कि भाई इसकी दवाई मुझे लगेगी ही नहीं, तो आप मान के चलिए जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो ड्रग एक्शन दे भी रही होगी, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो माइंड बहुत पावरफुल होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, इसकी मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो शायद आपको सिर्फ कैंडी ही दे दे या कोई प्लेसिबो ही दे, तो आप उसको भी मान के मतलब एज अ ड्रग रिस्पॉन्स देने लगेगा और आपकी बॉडी उससे फाइट ऑफ करेगी और वो बेटर हो पाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ड्रग का एक्शन भी ऑल्टर हो सकता है। राइट, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।